सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए आज हम लोग पुनः हिंदी कक्षा में उपस्थित हैं। आज के हिंदी अध्ययन में हम लोग पाठ 18 वसंत गीत नामक कविता, जिसके रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, इस पाठ के अभ्यास कार्य और बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को करेंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री लेकर अध्ययन में उपस्थित नहीं हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और अध्ययन सामग्री लेकर आएं और उसके बाद अध्ययन में शामिल हों। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तरों पर ध्यान देंगे। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में का नंबर प्रश्न। जागो सखी वसंत आ गया, इन शब्दों की पुनरुक्ति क्यों की गई है? कहा गया है जागो सखी वसंत आ गया, इन शब्दों की पुनरुक्ति क्यों की गई है, यानी बार बार इन्हें क्यों प्रयोग किया गया है। तो जागो सखी वसंत आ गया, इन शब्दों की पुनरुक्ति के द्वारा वसंत के आगमन की सूचना दे करके कवि अपने प्रियजन को जगाने की प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए यहां पर इन शब्दों की पुनरुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, नीम के वृक्ष के हर भाग में कड़वाहट होती है, पर कवि के अनुसार नीम के नौर यानी फल में मिठास आ गई है, ऐसा क्यों? प्रश्न पर ध्यान दें। नीम के वृक्ष के हर भाग में कड़वाहट होती है, पर कवि के अनुसार नीम के नौर यानी नीम के फल में मिठास आ गई है, क्यों? तो नीम के वृक्ष के हर भाग में कड़वाहट होती है, पर कवि के अनुसार नीम के नौर यानी उसके फल में मिठास आ गई है। इसका कारण वसंत ऋतु के आगमन के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि वसंत के आने से चारों तरफ का वातावरण सुंदर व मधुर हो जाता है। इसलिए यहां पर कवि ने वसंत ऋतु की महिमा को बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि नीम के नौर में भी मिठास आ गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है गा नंबर। वसंत में दिग दिगंत किस कारण से गूंज उठता है? वसंत में यानी वसंत ऋतु में दिग दिगंत किस कारण से गूंज उठता है? इस प्रश्न का उत्तर है, वसंत ऋतु में चारों ओर सुगंधित वातावरण है, प्रकृति पुष्पों की साज सज्जा से परिपूर्ण है, वसंत की बयार मतलब हवा, वसंत की बयार मानव के मन मस्तिष्क को नई स्फूर्ति प्रदान कर रही है, नव चेतना दे रही है। इस कारण दिग दिगंत सुगंध से पूरित होकर गूंज रहा है। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कहा जा रहा है वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो वसंत ऋतु का आगमन जनमानस और प्रकृति दोनों को ही सम्मोहित कर देता है। प्रकृति
नए नए पुष्पों व पल्लवों से पूरित होकर मानव की देह में नव स्फूर्ति का संचार कर रही है या संचार करती है। कवि सखी को वसंत के आगमन की सूचना देकर उसे जगाना चाहता है, जागृत करना चाहता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर का आप लोग वर्णन करते हुए अपने शब्दों में लिखेंगे। यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर अभी मेरे द्वारा आपको बताए गए वह मॉडल उत्तर की तरह थे। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर समझकर विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का से घ तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। पढ़ें, समझें और लिखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहां पंक्तियां दी गई हैं और इन पंक्तियों का हमें आशय स्पष्ट करना है। कहा जा रहा है पहला जो पद्यांश दिए हुए हैं, पद्यांश की जो पंक्तियां दी है पहले नंबर पे, नीम के भी नौर में मिठास देख, हंस उठी है कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वनस्थली। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर नीम के कड़वे फल भी मीठे हो गए हैं, कचनार की कली भी चटक कर हंस रही है। वह धरती जो पतझड़ से खाली हो गई थी वह भी टेसू के फूलों से भरी हुई ऐसी लगती है मानो कोई वधू आरती की थाली को फूलों से भरकर खड़ी हो। अगली पंक्तियां हैं, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत, चीन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवि यह कहते हैं कि जो शरीर ढीला ढाला अर्थात सुस्त पड़ा था, वसंत के आने से, वसंत ऋतु के आगमन से उसमें भी रक्त संचरण तेजी से होने लगा या खून की धारा तेजी से बहने लगी। वसंत के आगमन की सूचना से मस्तिष्क भी स्फुरित हो गया है। दसों दिशाएं गूंज रही हैं, जिसको पार करना कठिन हो ऐसे रास्ते भी वसंत के आगमन से चिन्हित हैं। और इन पंक्तियों का पिछले वीडियो में हमने आपको अर्थ बड़ी प्रकार से समझाया है, लिख करके समझाया है। तो आप पिछले वीडियो को देख करके और भी ठीक प्रकार से इन पंक्तियों के आशय को समझ सकते हैं और इन्हें हिंदी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, कविता से ली गई निम्नलिखित पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो इस प्रश्न को नहीं करना है, इस प्रश्न में कट का निशान बना दीजिए, इसे नहीं करना है। अगले क्रम में है सही जोड़ों को मिलाना। प्रश्न संख्या 7 पर ध्यान दीजिए। यहां पर सही जोड़े मिलाने के लिए कहा गया है, नीचे दिए गए तुकांत शब्दों को सुमेलित कीजिए। तुकांत शब्दों पर, तुकांत शब्द यानी जहां पर अंतिम स्वर एक जैसा होता है उसे तुकांत, तुक से अंत होने वाले शब्द कहते हैं। तो इन्हीं तुकांत शब्दों को हमें सही जोड़े मिलाने हैं। का नंबर में दिया है, झोंका बुला गया, स्निग्ध हो चली, व्योम छा गया, लहू की धार, स्वर बार बार, वेणी बांध ली। खा नंबर में दिया है, दूर की पुकार, यौवन में प्यार, वधू वनस्थली, रोम रोम कपा गया, वसंत आ गया, कचनार की कली। अब इन्हें हमें
तुकांत के रूप में मिलान करना है। तो झोंका बुला गया, रोम रोम कपा गया, स्निग्ध हो चली कचनार की कली, व्योम छा गया वसंत आ गया, लहू की धार दूर की पुकार, स्वर बार बार यौवन में प्यार, वेड़ी बांध ली वधू वनस्थली। तो इस प्रकार से ये तुकांत शब्दों का मिलान किया जाएगा। तो आप भी मिलान कर लें। इसके बाद हम लोग बहुप्रतिभा सिद्धांत की ओर, बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर यहीं पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर मौखिक ही रहेंगे, तो उन्हें नहीं लिखना है। तो ध्यान से समझें और करें। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मलय पर्वत कहां स्थित है? मलय पर्वत कहां स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप यहीं पाठ्यपुस्तक में ही एक शब्द में लिख सकते हैं। मलय पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है। यह इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर है। इसे एक शब्द में लिखना है तो आप लिख सकते हैं दक्षिण भारत में। तो इस प्रश्न का उत्तर यही लिख दीजिए, दक्षिण भारत में। प्रश्न संख्या 2 है, पीपल नीम जैसे पेड़ों के महत्व को बताइए। पीपल और नीम के पेड़ों का क्या महत्व है, यह पूछा जा रहा है। तो पीपल, सबसे पहले ध्यान दीजिए पीपल के पेड़ के महत्व पर। पीपल के पेड़ भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और पीपल की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ का बहुत अधिक महत्व है। नीम के पेड़ का महत्व, तो नीम के पेड़ का भी बहुत महत्व है। भारतीय नीम बहुत ही गुणकारी पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग, जैसे पत्ती, फूल, फल, छाल, जड़, और कभी कभी पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है तो उससे पानी बहने लगता है, एक लिक्विड निकलने लगता है उसके तना से। तो वह तरल पदार्थ, ये सभी चीजें औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर रहते हैं, इसलिए बहुत ही गुणकारी पेड़ होता है भारतीय नीम। अगला प्रश्न है, वेड़ी का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। वेड़ी, वेड़ी का अर्थ होता है चोटी। चोटी कौन सी? चोटी दो प्रकार की होती हैं। एक चोटी होती है पर्वत चोटी, यानी पर्वतों की सबसे ऊंचे शिखर को चोटी कहते हैं। और दूसरा, महिलाएं अपने सिर के बालों को एक विशेष प्रकार में गूंथ करके बालों की जो चोटी बनाते हैं उसे भी चोटी कहते हैं। तो यहां पर वेणी का मतलब उसी चोटी से है। तो वाक्य बनाना है, शादी के दिन दुल्हन अपने बालों में फूलों की वेड़ी लगाती है। अगला प्रश्न है, बादलों में किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप एक शब्द में यहीं पर पाठ्यपुस्तक में ही लिख सकते हैं। बादलों में स्नेह के भाव पैदा हो रहे हैं। यह इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर है। आपको एक शब्द में लिखना है। तो स्नेह के भाव, बादलों में कैसे भाव पैदा हो रहे हैं?
इसका उत्तर है स्नेह के भाव। तो यहीं पर पाठ्यपुस्तक में ही इस प्रश्न का उत्तर लिख दें। अगला प्रश्न है, चेतना जागृत होना, चेतना जागृत होना कविता के किस अंश से यह ज्ञात होता है? तो कविता की पंक्ति है, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार। इस पंक्ति से चेतना जागृत होना हमें पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, वसंत में खिलने वाले फूलों के नाम बताइए। वसंत ऋतु ऐसी ऋतु होती है जिसमें बहुत अधिक फूल खिलते हैं। पूरा वातावरण, पूरा प्राकृतिक वातावरण फूलों से भरा होता है। तो कुछ फूलों के नाम यहां पर मैं बता रहा हूं कि वसंत ऋतु में शिशिर, कचनार, टेसू, गुलाब इत्यादि फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता को हाव भाव के साथ सस्वर गाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको मौखिक रूप में करना है। तो घर में आप आराम से कविता को याद कर लीजिए और गाइए। इसके साथ ही अब हम लोग गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। आज का गृह कार्य है पाठ 18 से प्रश्न संख्या 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न और उनके उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है तथा प्रश्न संख्या 7 तुकांत शब्दों को सम्मिलित कीजिए, इसे हिंदी पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है या करना है। तो ध्यान दें, प्रश्न संख्या 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में कुछ प्रश्न नहीं करने हैं, कुछ प्रश्नों को मौखिक ही करना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। तो इसे वीडियो से ठीक प्रकार से समझ करके और हिंदी नोटबुक में लिखें। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।